Today we'll learn about the French Revolution of class 9 NCERT. This is the part 1. You see here, he is Louis XVI and she is Marie Antoinette. Louis XVI was the last king of the France. He was only 20 years old when he ascended the throne of France. He married to the Austrian princess Marie Antoinette and he was from Bourbon family. You see here in the picture, empty treasury. What do you mean by this? You know, पहले जब ये लुईस 16 जब फ्रांस को रूल करते थे, उस टाइम उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था. They had nothing. उनके पास रिसोर्सेस अच्छा नहीं था, उनके पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा नहीं था, कुछ वहाँ सही नहीं था. उसके 3 मेन रीजंस थे. वो पैसे कैसे उनके खत्म हो गए. फर्स्ट है लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर. लंबे समय तक वहां पे वॉर चलता रहा, जिसकी वजह से उनके पैसे कम हो गए. अब वॉर में देखिए वेपन्स बनाना पड़ता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पैसे देने पड़ते हैं और इनकम कम होता रहता है. नेक्स्ट रीजन है पैलेस ऑफ वर्सेल्स. ये देखिए ये पिक्चर, ये है पैलेस ऑफ वर्सेल्स. इस पैलेस को मेंटेन करने के लिए लुईस 16, जो मैंने आपको पहले एक पिक्चर दिखाया था, वो किंग फिजूल खर्च करते थे, यहाँ पे बेमतलब का खर्च करते थे और यहाँ पे ज्यादा पैसे खर्च करने की वजह से भी उनकी कंट्री का पैसा कम होता रहा. थर्ड रीजन है फ्रांस ने अमेरिका को ब्रिटिश से बचाया. 13 अमेरिकन कॉलोनीज ब्रिटिश के अंडर में था, तो वहां पे फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प किया था. तो वहां भी उनके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लो थी. देखिए एक और बार मैं रिपीट करूंगी. ये रीजंस क्या था? लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर, पैलेस ऑफ वर्सेल्स, फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज. वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओल्ड रेजिम. अब ये देखिए यहाँ एक पिक्चर है. ये जो है ये पुअर मैन है जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है और इसके ऊपर देखिए किंग है और नोबिलिटी है. यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? ये ओल्ड रेजिम क्या है? इट डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. ये एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है. पहले फ्रांस में क्या हुआ था? सोसाइटी को 3 एस्टेट्स में डिवाइड किया गया था. फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी थी. क्लर्जी मीन्स किंग एंड ऑल. और सेकेंड एस्टेट वाले कौन थे? नोबिलिटी, प्रीस्ट. थर्ड में क्या था? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स थे, कोर्ट ऑफिशियल्स था, लॉयर्स एक्सेट्रा. ये जो थे पेसेंट्स और आर्टिसंस से अमीर थे. और इसके नीचे जो देख रहे हैं स्मॉल पेसेंट्स, लैंडलर्स, लेबर, सर्वेंट्स जो थे वो सबसे गरीब थे. थर्ड स्टेज में भी सबसे ज्यादा पैसे किसके पास था? मर्चेंट्स एंड ऑल के पास थे. उसके बाद पेसेंट्स और आर्टिसंस. पेसेंट्स क्या है? जो एग्रीकल्चर में ये लेबर्स जाकर काम करते हैं, उसको कहते हैं पेसेंट्स. और ये जो स्मॉल पेसेंट्स है, लैंडलर्स, लेबर्स हैं. लैंडलर्स, लेबर मतलब उनके पास खुद का जमीन नहीं था. नेक्स्ट देखिए 90% लोगों के पास क्या है? सबसे ज्यादा 90% पॉपुलेशन क्या थे? पेसेंट्स था. उनके पास सिर्फ थोड़े ही लोगों के पास खुद का जमीन था. 60% जो लैंड है वो किसके पास था? नोबल्स के पास था, चर्च के पास था और रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट. रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट कौन कौन है? देखिए बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, कोर्ट ऑफिशियल्स. ये लोग के पास क्या था? पैसे थे. उनके पास अपना जमीन था. नेक्स्ट देखिए प्रिविलेजेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट्स. अब देखिए ये प्रिविलेजेस क्या क्या दिया गया था उन लोगों को, ऐसे क्या फायदे वाली चीजें दिए गए थे जो थर्ड एस्टेट
बच्चे हैं वो फ्यूचर में क्या करते हैं, किंग का प्लेस लेते हैं। मीन्स बर्थ में ही उनको पता चल जाता है वो नेक्स्ट किंग होंगे। तो वैसे ही अभी क्लर्जी, नोबिलिटी, इस स्टेट्स में जितने भी लोग थे उनको ऑलरेडी ये एक परमिशन मिल जाता था कि उन्हें कुछ चीजें हैं जो उन लोगों को प्रिविलेजेस दिया जाएगा। वो क्या था, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। थर्ड स्टेट्स को लेकिन क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट प्रिविलेज क्या है, फ्यूडल प्रिविलेजेस। इसमें क्या होता है, सर्वेंट्स ये लोग रखते हैं। थर्ड स्टेट्स जो लैंडलेस लेबर्स हैं वो किसके लिए काम करते हैं, किन लोगों के लिए काम करते हैं, ये है फ्यूडल प्रिविलेजेस। और जो थर्ड स्टेट्स है इनको टैक्स देना पड़ता था। और इसमें भी 2 टाइप्स के टैक्सेस थे, टाइटी एंड टेल। टाइटी में क्या होता है, टैक्स जो है चर्च को देना पड़ता था। 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मतलब 1/10 ऑफ द इनकम उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें देना पड़ता था। किसको, चर्च को। नेक्स्ट क्या है, टेल। ये भी देखिए यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि टाइटी और टेल जो है ये दोनों टैक्सेस सिर्फ थर्ड स्टेट ही देते थे। सिर्फ थर्ड स्टेट को ही टैक्स देना पड़ता था। यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स को टैक्स नहीं देना पड़ता था। एक्सेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, उन्हें देना ही नहीं पड़ता था। और टेल मीन्स क्या है, टैक्स पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। स्टेट को डायरेक्टली वो टैक्स पे करते थे। अब देखिए स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब पॉपुलेशन जो था 23 मिलियन से 28 मिलियन तक चला गया था। कैसे, 1715 में 23 मिलियन था, 1789 में क्या हो गया, 28 मिलियन हो गया। तो पॉपुलेशन बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया और उन लोगों का फूड प्रोडक्शन जो था वो डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से उन लोगों का जो ब्रेड का प्राइस था वो इंक्रीज हो गया। अभी देखिए गोल्ड हर जगह नहीं मिलता, बस कुछ ही जगह मिलते हैं, इसीलिए उसका डिमांड ज्यादा है। अभी फूड ग्रेन्स जो है वो हर जगह मिलता है तो उसकी डिमांड कम होते हैं, लेकिन इस टाइम उनके पास फूड प्रोडक्शन नहीं था, इसलिए इसका डिमांड भी बढ़ गया था, जिसकी वजह से ब्रेड का प्राइस भी बढ़ गया था। और ये लेबरर्स जो थे ये शॉप्स में काम करते थे। ये जब शॉप में काम करते थे तो इनकी जो ऑनर थे उनका शॉप था जहाँ ब्रेड बेचते थे, और जो ब्रेड का प्राइसेस तो बढ़ता जा रहा था लेकिन इनकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, तो जिसकी वजह से गैप आने लगा। रिच होते गए, पुअर ही रहे। वो अभी भी होता है, रिच क्या होता है, रिच होते रहते हैं, और पुअर जो होता है पुअर ही रहते हैं। नेक्स्ट है ड्राउट और हेल रेड्यूस द हार्वेस्ट। हार्वेस्ट क्या होता है, गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स। हार्वेस्ट में क्या करते हैं, क्रॉप्स को इकट्ठा करते हैं। अब यहाँ देखिए ये पिक्चर, ये है ड्राउट, सूखापन, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। और यहाँ देखिए हेल क्या है, आइस पेलेट्स, आइस जो आसमान से गिरता है वो यहाँ ये पिक्चर देख सकते हैं। इन दोनों की वजह से, ये क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से भी इनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही थी, जिसकी वजह से इन्हें हार्वेस्ट भी अच्छा नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट क्या है, जिसकी वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया, जो बहुत बार होता ही रहता था फ्रांस में। सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी जब लोगों के पास जो बेसिक नीड्स है उसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और उनके पास उतना फूड नहीं होता है खाने के लिए, क्लोथ्स नहीं होते हैं पहनने के लिए, गरीबी, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, और ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस का ये एक आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं। देखिए वो कैसे होता है जब बैड हार्वेस्ट होता है। बैड हार्वेस्ट मीन्स जब आप गैदरिंग नहीं कर पाते हो, जब क्रॉप्स जो है उसको इकट्ठा नहीं कर पाते हो। जिसके क्यों नहीं इकट्ठा कर पाते हो, मैंने बताया था ड्राउट, हेल, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड ऑल की वजह से भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ग्रेन कम हो गया,
स्केर्स हो गया, स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन। नेक्स्ट, जिसके वजह से फूड प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फूड प्राइस इंक्रीज हुआ तो पुअर्स जो थे वो ब्रेड अब नहीं खरीद पा रहे थे। और नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे क्या हो गया, वीकर बॉडीज। वीकर बॉडीज मीन्स खाना नहीं खाकर उनकी बॉडीज बहुत वीक हो गई, फूड रायट हुआ, जिसकी वजह से वीकर बॉडीज होने की वजह से क्या हुआ, डिसीज उन पे आने लगा। अब कमजोर हो तो जल्दी वायरस अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हो, जिसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हो गई। ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेज। जो पास्ट में हमारे पेसेंट्स थे, मैंने बोला थर्ड स्टेज में जो पेसेंट्स थे और जो वर्कर्स थे वो रिवोल्ट किए थे। उन्होंने बहुत कोशिश किया सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए, बहुत कोशिश किया, लेकिन उनके पास उतना आइडियाज नहीं था और उनके पास उतना पैसा नहीं था अपना वॉइस रेज करने के लिए, जिसकी वजह से वो कोई भी चेंजेस नहीं ला पाए। लेकिन 18th सेंचुरी में मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जो थे, थर्ड स्टेज, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, थर्ड स्टेज के बारे में। थर्ड स्टेज ये लोग क्या हो गए, वेल्थी हो गए, अमीर हो गए। कैसे, ट्रेड करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो लोग अमीर हो गए और उनके पास एजुकेशन था। एजुकेशन से आने की वजह से उन्हें आइडियाज आया और वो ये बिलीव करने लग गए कि किसी को बाय बर्थ कोई प्रिविलेज नहीं देना चाहिए, जन्म से ही किसी को कोई भी ऐसा राइट या किसी से उन लोगों को कोई काम, कोई रूल्स फॉलो नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। सिर्फ सबको इक्वल लॉस, फ्रीडम मिलना चाहिए, फ्रीडम सबके पास होना चाहिए, चाहे वो लो स्टेटस, जो सोशल स्टेटस उनकी लो हो या हाई हो, उनकी फ्रीडम मिलनी चाहिए। और है अपॉर्चुनिटी, सेम अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, और ये जो थर्ड स्टेज थे वो किससे इंस्पायर हुए थे, फिलोसोफर्स से इंस्पायर हुए थे। व्हाट आर फिलोसोफर्स, हु इज फिलोसोफर्स, जो जिसकी थिंकिंग हाई हो, जिनकी आइडियाज को हम अभी भी फॉलो करते हैं, वो बहुत एजुकेशन में वो बहुत डिसिप्लिन है और वो पढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आइडियाज जो होती है वो हम लोग से हटकर अलग होती है। देखिए जॉन लॉक, ये है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एक बुक लिखी थी, लिखा था इन्होंने, उसमें इन्होंने ये लिखा था, रेफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पहले के लोग जो थे वो किंग को सोचते थे गॉड है, मीन्स किंग है तो उनके पास वो गॉड जैसे है, उनके पास डिवाइन पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जॉन लॉक ने क्या कहा, पहले उसको तोड़ो, वैसा सब, और उनको वो जो राइट है मोनार्क, तो वो जो राइट मिलता है, जो चाहिए वो कर सकते हैं, वैसा वो उस डॉक्ट्रिन को पहले तोड़ो। नेक्स्ट, जीन जैक रोसी जो है, रोसू जो है, कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये है जॉन जैक रोसू, या हाँ, इन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखा था। इसमें इन्होंने क्या बोला, इक्वल वोटिंग, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये फिलोसोफर ने उसको पहले, सबसे पहले अपने बुक में लिखा था, सबको वोट देकर गवर्नमेंट को चूज करना चाहिए। तो ये किसका आइडिया था, इनका। नेक्स्ट है मॉन्टेस्क्यू, ये भी एक फिलोसोफर है, आप यहाँ देख सकते हैं ये पिक्चर। इन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉस लिखा था बुक, जिसमें क्या है, इन्होंने बताया डिविजन ऑफ पावर, गवर्नमेंट जो रूल कर रहे हैं उनका पावर को क्या करो, डिवाइड करो। कैसे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, वो तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो एक लॉ बनाता है, एक लॉ को एग्जीक्यूट करता है, और दूसरा जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल, तो वो तो सिविक्स एंड ऑल क्वेश्चन हो गया, तो ये आप लोग जानते होंगे।
end of the part. Next part we'll study the next video. Thank you.